इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर एक सर्वे किया गया था जिसका नारी नाम से सर्वे था। और चूंकि ये सर्वे रिपोर्ट आई थी, चूंकि इसमें देहरादून शहर भी 29 शहरों में उसका नाम था और मोस्टली सभी राजधानी में इसका सर्वे जो किया गया था, तो इस सर्वे रिपोर्ट को एक्चुअल में तो नहीं मिली, लेकिन जितनी जानकारी करने के बाद हमारी जो टीम है उन्होंने उस पर जो है फोकस पॉइंट पर, चूंकि देहरादून को एक प्रोजेक्शन दिया गया था कि अनसेफ शहरों में किया गया था, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा जो रिपोर्ट का भी स्टैटिक्स हैं कुछ जो हमें मिल पाए थे, ये सर्वे अनसेफ्टी के लिए नहीं था कि अनसेफ कहाँ पर, ये था कि सेफ महिलाएं कहाँ पर किस प्रोजेक्शंस पर हैं उसको लेकर किया गया था। और जिसमें कुछ बताया गया था कि नेशनल एवरेज 64 के करीब है और जो देहरादून का 60 है और एक सिटी जो कोहिमा है उसका 84 है। तो जो प्रोजेक्शंस था उस बारे में हमारी टीम ने थोड़ा सा जानकारी करी और इसमें जानकारी करने के बाद कुछ तथ्य बहुत ज़रूरी थे। उन तथ्यों को जरूरी शेयर करना इसलिए था कि देहरादून राजधानी सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, एक एजुकेशनल हब भी है। और इस खबर के बाद बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर दूरस्थ स्थानों से आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं और इसी माहौल में यहाँ भेजते हैं कि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पेरेंट्स की भी एक चिंता बन जाती है कि उनकी बच्चियाँ अगर यहाँ पर इतनी दूर पढ़ रही हैं तो इस सर्वे रिपोर्ट से कहीं ना कहीं पैनिक होने का एक कारण बन सकता है। साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, खासकर देहरादून के साथ साथ मसूरी और आसपास टिहरी, धनौल्टी, ऋषिकेश और चारधाम का भी एक महत्वपूर्ण एक मार्ग है और अभी भी हमारी चारधाम यात्रा जैसे बारिश के बाद फिर एक चरम पर पहुंचेगी। इस तरह के टूरिस्ट में भी एक खासकर महिला जो टूरिज्म है, पिलग्रिम्स हैं, उनमें भी एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत जरूरी था कि इन चीज़ों को बताना, चूंकि एक सर्वे यहाँ रखा है। पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर वैसे तो आप लोग को जानकारी अब हो गई होगी कि ये सर्वे कोई सरकारी एजेंसी या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इनके द्वारा सर्वे नहीं किया गया था। एक प्राइवेट एजेंसी विद कुछ इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, उसके साथ मिलकर एक सर्वे रैंडम सर्वे किया गया था और इस सर्वे पर एक इमेज बनाई गई है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देहरादून पुलिस को और हम लोग ने इसको स्टडी किया थोड़ा, और स्टडी करने के बाद इस सच्चाई को कि क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ महिला अधिकारी हैं जया है यहाँ पर, एसपी ऋषिकेश, तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग इन्होंने अपने हिसाब से जो रिपोर्ट्स के आधार पर और की है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा शेयर कर दें। जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो नारी 2025 सर्वे किया गया था, तो इसमें जो हमने एनालिसिस किया और जो हमने देखा कि देहरादून शहर को आखिर असुरक्षित क्यों माना गया, क्यों उन्होंने ऐसी रिपोर्ट लिखी और क्यों अखबारों में ऐसा आ रहा था, तो वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद कुछ आंकड़े हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि देहरादून में जो महिलाओं की जनसंख्या है वो लगभग 9 लाख है और इसमें जो सर्वे किया गया है, सर्वे में लगभग 400 या 410 महिलाओं का सर्वे किया गया है, जो कि मात्र 0.004% है। तो ये आंकड़ा कहीं से भी जो 9 लाख महिलाएं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। दूसरी बात, इसमें जो सर्वे में शामिल किया गया है वो 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को शामिल किया गया है और वो कौन सा ग्रुप है, वो स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें वर्किंग कितने हैं, नॉन वर्किंग कितनी हैं, या फिर उसमें महिलाएं जो कि टूरिस्ट हैं वो कितनी हैं, ये स्पष्ट नहीं है। इसमें जो इंटरव्यू बेस्ड है वो एनालिसिस किया गया है। इसमें कोई भी फिजिकल यहाँ पर कोई टीम नहीं आई है जिसने कि इंटरव्यू लिया हो। उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट किया है, या तो टेलीफोनिकली बात की है और या फिर उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से बात की है। यानी कि वो यहाँ पर टीम यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखने के लिए या यहाँ के एनवायरनमेंट को देखने के लिए स्वयं नहीं आई है। और इसके अलावा जैसे कि इन्होंने बताया है कि लगभग 4% महिलाएं यहाँ पर ऐप का यूज़ करती हैं या फिर मोबाइल का यूज़ करती हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गौरव शक्ति ऐप है वो उसी का लगभग 1.25 लाख का रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन, जितने भी हमारे ऐप्स हैं, उत्तराखंड पुलिस ऐप, इस तरह के बहुत सारे जो ऐप है 112, इन सब पे महिलाएं जो है लगातार शिकायतें करती हैं। निरंतर उनकी हमें जो सूचनाएं हैं वो कॉल्स वगैरह प्राप्त होती रहती हैं। इसके अलावा जैसे हम देखें तो ये इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इन्होंने आंकड़े लिए हैं, वो आंकड़े केवल परसेप्शन पर आधारित है। उसमें कोई भी क्राइम का जो है वो डेटा नहीं लिया गया है। जैसे कि अगर हम पुलिस से संबंधित बात करें तो केवल 2 पॉइंट पे किया है। इसमें पुलिस पेट्रोलिंग को शामिल किया गया है और क्राइम रेट को शामिल किया गया है। लेकिन उसमें जो पुलिस पेट्रोलिंग है उसमें महिलाओं ने अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस किया है, जैसा कि अगर आप सर्वे में भी देखेंगे तो ये परसेप्शन बेस्ड है। इसमें कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं लिए गए हैं जिसमें कि महिलाओं से पूछा जाए आंकड़ों के आधार पर
कोई डेटा जैसे एनसीआरबी या किसी का डेटा लेकर पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछा गया। केवल परसेप्शन बेस्ड कि आप कैसा महसूस करते हैं, इस आधार पर वो लिया गया है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूंगा, जो मैंने अभी हमारी टीम ने इसको देखा था, जो प्राइमरी रूप से इसमें जो कोहिमा है जिसका बताया गया था, जो मतलब जो देखा गया रिपोर्ट्स के अनुसार, उसकी जो उसमें दिखाया गया जो देहरादून का है वो 33% दिखाया है कि पेट्रोलिंग और इसके हिसाब से, और जो कोहिमा का वो शायद 11% है, मतलब 3 गुना ज़्यादा पुलिस सेटिस्फेक्शन ऑन द प्रेजेंस अगर देखा जाए कंपैरिजन में ही है। और दूसरा जो एक आंकड़ा मैं देख पाया था उसमें कि जो एक मेन था उसमें कि रोड साइड या रोड पर जो है जो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन की बात है, वो देश का एवरेज 7 है और देहरादून का 6 है। तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि जो पुलिस परसेप्शन को लेकर कि असुरक्षित है, वो दोनों आंकड़ों में जो है देहरादून का अगर चाहे कोहिमा से कंपेयर कर लें जो पहले नंबर पर है, और चाहे आप एक नेशनल एवरेज भी देख लें कि पब्लिक वे में हैरेसमेंट की बात की, उसमें लिखा है कि 7% लोग पूरे 31 शहरों में पब्लिक एवरेज है, और जबकि देहरादून का उन्होंने 6% बताया। जैसे कि सर ने बताया है कि जो सर्वे है उसके आंकड़े भी आपको बताए, तो इसमें लगभग 3 गुना ज़्यादा पुलिस पेट्रोलिंग को की वजह से महिलाओं ने अपने आप को सेफ माना है। यानी कि 33% महिलाओं का कहना है कि पुलिस पेट्रोलिंग की वजह से हम यहाँ पर सेफ फील करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देहरादून जो है एक एजुकेशन हब है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर लगभग 70,000 जो बाहर के प्रदेशों के और देशों के छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, जिसमें 43% केवल छात्राएँ हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो देहरादून को सुरक्षित मानते हुए लगभग अपनी 30,000 जो बेटियां हैं यहाँ पर आकर पढ़ रही हैं, तो सुरक्षित मानते हुए यहाँ पर भेजा जाता है। साथ ही जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवारों के साथ लोग आते हैं, तो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आकर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मसूरी जाते हैं, और देहरादून में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसमें कि वर्ष भर यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो आंकड़े हैं ये परसेप्शन बेस्ड है, जिसकी वजह से कि इस रिपोर्ट के कारण कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोज़ आने लगे थे, कुछ ऐसी बातें होने लगी थी। इसलिए हमने सोचा कि इस रिपोर्ट के पढ़ के और एनालिसिस करके तब हम इस को प्रस्तुत करें कि आखिर सही स्थिति है क्या और पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। देहरादून पुलिस के विषय में स्पेशली मैं बताऊंगी, जो अभी तक के आंकड़े हैं ये तो नारी रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताए थे। और अब मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो देहरादून पुलिस जो कार्य कर रही है उसके बारे में मैम बताएंगी प्लीज़। ये जनपद देहरादून पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण में साझा कर रही हूँ। सर्वप्रथम डायल 112 जो है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो इसमें अगस्त माह में जितनी शिकायतें दर्ज, उनमें से मात्र 15% शिकायतें ऐसी थी जो महिलाओं से संबंधित थी, और इसमें रात्रि में जितनी भी शिकायतें इसमें आई हैं उसमें ज़्यादातर पति पत्नी के डिस्प्यूट्स की शिकायतें थी। दूसरा एक 10 नंबर टोल फ्री नंबर है जिसमें जो स्पेशली महिलाओं के लिए है, जिसमें सभी महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ऐप जो है, जिसमें आकस्मिक स्थिति हेतु महिलाओं के लिए SOS बटन है, जिसे वो कभी भी करके अपने लिए सहायता मंगवा सकती हैं। उत्तराखंड पुलिस ऐप में जो गौरा शक्ति मॉड्यूल है, इस गौरा शक्ति मॉड्यूल का जैसा भी सर के द्वारा भी बताया गया कि इसमें 1.25 लाख करीब रजिस्ट्रेशन है उत्तराखंड का, और उसमें यहाँ देखनी है कि 16,649 रजिस्ट्रेशन देहरादून के हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के वैसे भी कोई पीड़ित महिला होती है उसको वहाँ पर रहने की, खाने की और मेडिकल की हर प्रकार की सुविधाएं देहरादून में प्रदान की जाती हैं। देहरादून जनपद में हमारे पास 3 महिला हेल्पलाइन हैं जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। एक हमारे सिटी क्षेत्र में है, एक पश्चिम में विकास नगर में है, और एक ऋषिकेश में है, जहाँ महिलाएं अपनी हर प्रकार की शिकायत, चाहे वो उनकी बाहर आने जाने को लेकर शिकायत हो, पति पत्नी में डिस्प्यूट्स हो, या किसी पड़ोसियों में डिस्प्यूट्स हो, कैसा भी कोई डिस्प्यूट हो, तो वहाँ पर वो उसकी शिकायतें करती हैं, जहाँ पर उसमें जाँच की जाती है और उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित है, जहाँ पर और प्रत्येक थाने पर महिला सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नियुक्त हैं। महिलाओं जब भी कोई महिला थाने पर जाती है तो उसकी हर प्रकार की शिकायत को सुनने के लिए वहाँ महिला सब इंस्पेक्टर है जो उनकी काउंसलिंग भी करती है और उनकी शिकायतों का में समाधान भी देती है। इसके अतिरिक्त जनपद में जितनी भी चीता मोबाइल हैं उसमें से 13 चीता मोबाइल महिला हमारी पुलिसकर्मी चला रही हैं। तो ये भी एक बहुत विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि अभी देखा जाए तो 13 चीता मोबाइल अगर चलाती हैं सिटी क्षेत्र में, तो महिलाओं के लिए महिलाओं तक पहुँचने के लिए बहुत अच्छा स्रोत है ये। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है सर के द्वारा, पिंक बूथ की स्थापना। ये पिंक बूथ की स्थापना पलटन बाजार में अभी की गई है, और अभी इसकी सफलता को देखते हुए इसको और स्ट्रेंथन करने के अलावा
और स्थानों को चयनित करके जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा होता है वहाँ पर भी ठूठ बूथ स्थापित करने की आगे की योजना है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा हेतु और प्रशिक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे सभी महिला अधिकारी जितने भी हमारे यहाँ राज्य जनपद पुलिस में मौजूद हैं और न केवल महिला अधिकारी बल्कि पुलिस अधिकारी भी स्कूल में कॉलेज में जाकर ऐसे लगातार अभियान चला रहे हैं जहाँ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बच्चियों को, छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है आज की डेट में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी मानता है सीसीटीवी कैमरा को। हम भी अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, उसको सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मानक मानते हैं। तो हमने जनपद देहरादून में जो हम लोगों ने मैपिंग कराई इसके हिसाब से लगभग 14,000 सीसीटीवी कैमरा कार्यरत हैं। यानी कि सिटी का ऑलमोस्ट सारा ही क्षेत्र हमारा सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो नागरिकों के हिसाब से महिलाओं की स्थिति जनपद देहरादून में बहुत सुरक्षित हैं और बहुत सेफ हैं। हम सभी यहाँ मौजूद हैं महिलाओं की किसी भी प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए, और सारे हमारे नंबर्स हैं जिन पर महिलाएं कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। धन्यवाद। इसमें थोड़ा इंटरेक्शन भी कर लेंगे। मैं बस 2-3 मिनट में कंक्लूड करूंगा अपनी बात, फिर आपके सवाल भी ले लेंगे इसमें। जैसा कि अभी बताया कि जो प्रेजेंस 33% ऑफ फोर्स उत्तराखंड में जो अभी देखा जाए पुलिस में है, जो किसी भी विभाग में नहीं है, वो 33% अभी हमारी महिला शक्ति है जो थाने, चौकी या अन्य जगहों पर कार्यरत है। और जैसा आप जानते भी कि हमारे पास अभी इस ज़िले में चूँकि राजधानी है तो देखा जाए तो 2 महिला SP और 1 CO भी है जो कहीं भी किसी भी जनपद में नहीं है। तो महिला संबंधी अपराधों या महिला की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार द्वारा भी आप देख सकते हैं कि महिला अधिकारियों की नियुक्ति चाहे वो जनपदों में एज अ प्रभारी के रूप में हो, चाहे उनके अधीनस्थ के रूप में हो, ये बड़ी संख्या में की गई। और ये एक पॉजिटिव सोच है क्योंकि महिला संबंधी अपराधों उनकी निवारण के लिए जो है महिला अधिकारियों की भी नियुक्ति हर जनपदों में की जा रही है। अब मैं थोड़ा सा, चूँकि एक प्राइवेट इसमें सर्वे किया गया, पर प्राइवेट सर्वे कुछ कॉलेजेस पर किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनकी टीम के द्वारा, और इसमें कुछ बिंदु हैं जो मैं रेस करना चाहूँगा क्योंकि आप सभी लोग भी बहुत जागरूक हैं और बहुत लर्नेड हैं और आपके माध्यम से चीज़ें पहुँचती भी हैं। तो इसमें जो चीज़ निकल के आई, जो हमारी टीम ने निकाला है कि जो ये प्राइवेट सर्वे किया गया है, ये क्या महिलाओं की सुरक्षा की धारणा मापने के स्केल के मापदंडों पर है कि नहीं है। चूँकि हर स्टडी के लिए एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए मापदंड होता है कि उस मापदंड में के अनुसार किया गया कि नहीं किया गया है। क्योंकि महिला सुरक्षा के जब आप सवाल करेंगे तो उसके मापदंड अलग होंगे, आप किसी अन्य चीज़ की रिसर्च करेंगे तो या कोई सर्वे करेंगे तो उसके मापदंड अलग होते हैं। क्या सर्वे में पूछे गए सवाल न्यूट्रल थे? जैसे कभी हाँ और ना में सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हाँ में ना में सवाल थे कि या कोई सेंटेंस बेस्ड, जैसा बताया गया अभी SP मैडम द्वारा कि ये सवाल व्यक्तिगत इंटरव्यू मतलब व्यक्तिगत नाम मिलकर, जबकि ये फ़ोन के माध्यम से या ऑडियो वीडियो माध्यम से किए गए थे। तो क्या वो सवाल जवाब के रूप में थे कि वो किसी शब्दावली के रूप में थे जिसमें नकारात्मक सवाल पूछने के जो क्वेश्चनर होता है, अगर हम नेगेटिव परसेप्शन से कोई सवाल पूछते हैं क्या रात को आपको डर लगता है, तो आदमी बोलेगा हाँ रात को डर लगता है, ठीक है, और रात को क्यों डर लगता है इसके अलग आंसर हो सकते हैं। तो क्या वो किस धाराओं पर आधारित था, ये भी उसमें अभी क्लियर नहीं है। कि तीसरा मेरा जो टीम के द्वारा बताया गया कि जो उत्तरदाता है, जो डेमोग्राफिक विवरण क्या था, जैसे किस आयु के लोगों से पूछा, 400 लोग जो बताया गया कि 400 कुछ लोगों से पूछा गया, तो उसमें किस आयु वर्ग से पूछा गया, क्या वो स्टूडेंट थे, क्या वो सीनियर सिटीजन थे, क्या वो हाउसवाइफ थे, क्या वो वर्किंग वुमेन थी, क्या वो टूरिस्ट थे, रोजगार की स्थिति क्या थी, वो किस क्लास से आते थे, और स्थानीय थे कि पर्यटक थे। स्थानीय लोग के अपने सुरक्षा के मानक और फीमेल के परसेप्शन हो सकते हैं, पर्यटक के दूसरे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम भी एक पर्यटक के रूप में किसी अनजान शहर में जाते हैं, अगर देर रात्रि हम कहीं घूमते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक असुरक्षा की छोटी सी भावना आती है कि हमारे यहाँ कोई नोन नहीं है, कहीं कोई बात होगी तो लेट नाइट ना घूमें। लेकिन जो स्थानीय होते हैं उनको पूरे शहर की जानकारी होती है। जैसे स्थानीय महिलाओं को सब पता है कि रात को हम घंटाघर जाएंगे सुरक्षित, हम राजपुर रोड जाएंगे हम सुरक्षित, या हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है और कोई ऐसी बात होगी तो हम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि किन से पूछा गया है। क्या नमूना शहर की वास्तविक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। फॉर एग्जांपल 2011 के सेंसस में जो कोहिमा का जो फर्स्ट स्थान है उसकी जनसंख्या 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ 2.67 लाख है, देहरादून की 16.96 लाख है।
मतलब 17 लाख के करीब है 2011 के सेंसस से। और एक इसी में शहर है जो हमने इसमें दिल्ली का किया है, उसकी 1 करोड़ 10 लाख है 2011 में। तो देखा जाए कि 2 लाख के 2.5 लाख के शहर से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के शहर के बीच की जनसंख्या, जो मैं 11 की बता रहा हूँ, अभी 25 में, तो उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या जनसंख्या होगी। तो क्या वो कंपैरिजन 400 लोगों पर एकदम फिट बैठता है उस जनसंख्या के मानकों के अनुरूप। दूसरा ये भी है कि किस तरह की महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। अगर कोई पहली बार या किसी विशेष कारणों से रात को निकल रहा है तो हो सकता है उसमें थोड़ी असुरक्षा की भावना आ जाएगी, कभी रात को निकले नहीं थे, लेट नाइट आज ज़रूरत पड़ने पर निकल गए। बट अगर यही वर्किंग वुमेन से अगर क्वेश्चन किया जाएगा जो लेट नाइट ही अपने शिफ्ट्स में जाती हैं या लेट नाइट वर्क करती हैं और अर्ली मॉर्निंग आती हैं, जैसे बहुत सारे लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उनका जो परसेप्शन लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि डेली वो लेट नाइट वर्क में जाती है और अर्ली मॉर्निंग आती है। और अगर कोई दिन में वर्क में जाता है, किसी कारणों से एक दिन उसको रात को निकलना पड़ेगा, तो उसका परसेप्शन लेवल चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसा बताया मैडम ने कि ये डेटा बेस सर्वेक्षण नहीं था, कि क्राइम के आंकड़ों पर नहीं था, किसी ऐसे आंकड़ों पर नहीं था, कि महिला अपराध के आंकड़ों पर नहीं था, छेड़खानी के अपराधों पर नहीं था, ये सिर्फ एक परसेप्शन बेस था। तो परसेप्शन उन 400 लोगों में अगर वो पूछा जाए वर्किंग वुमेन से तो दूसरा होगा, नॉन वर्किंग वुमेन हाउसवाइफ से पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो दूसरा होगा। जैसे मैंने पर्यटन, तीसरा है कि महिला सुरक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया गया। इस पूरे सर्वे के अनुसार ये मुझे कहीं नहीं क्लियर हो पाया हमारी टीम को कि इसकी परिभाषा सुरक्षा की क्या है, क्योंकि जो एवरेज दिखाया गया है कि 31 शहरों में 64% और 81% कोहिमा का और देहरादून का 60%, तो क्या ये सुरक्षा का बताया गया कितने लोग सुरक्षित हैं, तो फिर ये असुरक्षित कितने लोग हैं। तो देखा जाए तो उस 31 शहरों में परसेंटेज वाइज सभी लोग असुरक्षित महिलाओं के हिसाब से दिख रहे हैं, जो शायद टॉप में हो चाहे वो बॉटम में हो। एक और है दूसरी बात जो बड़ी प्रासंगिक होती है कि क्या आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब क्या उस शहर के लिमिटेशंस है। बहुत सारे शहर ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट रात भर खुले रहते हैं, जैसे मुंबई की नाइट लाइफ है, वो शुरू ही होती, मतलब इसे कहा जाएगा 24/7 चलती है, और नाइट लाइफ 10-11 बजे शुरू होती है और 4 से 5 बजे तक चलती है। कुछ शहर ऐसे हैं जो छोटे होते हैं, जो 10 बजे 8 बजे 9 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है, लोग अपने घरों में चले जाते हैं। तो शहर की एक परिभाषा नाइट लाइफ की अलग होती है। और उसमें परसेप्शन है, जैसे मैंने कहा कि रात में घूमने की स्वतंत्रता, जहाँ मेट्रो शहर है वहाँ रात भर आप घूम सकते हैं, बेरोटो घूम सकते हैं, रात भर बार रेस्टोरेंट होटल खुले रहते हैं, आप जा सकते हैं आ सकते हैं। और कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पर 11-12 बजे के बाद आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, शहर बंद हो जाता है। तो डेफिनेटली जब वो वहाँ पर महिलाएं या कोई अगर निकलेगा तो उसको असुरक्षा की भावना महसूस होगी। जहाँ नाइट लाइफ और नाइट है वहाँ कोई असुरक्षा की भावना महसूस नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न शहरों की सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या वहाँ की सांस्कृतिक और भौगोलिक परिदृश्यता है, जैसे अगर पहाड़ का कोई शहर है तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होंगी, कोई अगर प्लेन का शहर है तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग होंगी। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर मार्केट्स कब बंद होती हैं, कहाँ पर कब खुलती हैं, क्या क्या रहता है उसको, क्योंकि ये सिर्फ परसेप्शन बेस्ड सर्वे रहा है। खासकर इसमें 2-3 सवाल इसमें हम लोग ने जो आए, प्रत्येक शहर की कुल नमूनों का आकार क्या था, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि 2 लाख 2.5 लाख के शहर से लेकर 1 करोड़ के ऊपर तक के शहरों का सर्वेक्षण हुआ, बट उसमें जो सैंपल सर्वे है वो 400 से ज़्यादा नहीं है। दूसरा है कि किस तरह की, जैसे मैंने फिर से कह रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन का परसेप्शन लेवल अलग होगा, घरेलू महिलाओं का जो हाउस वाइफ उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा, स्कूल गोइंग बच्चों का जो कि 18 साल से ऊपर जो कहीं किसी कॉलेज उसमें पढ़ते हैं उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा, और जो वर्किंग वुमेन है उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा। क्योंकि ये जो रिलीज़ किया गया ये कहीं भी आंकड़ों वाइज नहीं, अगर आंकड़े की बात करें जैसा अभी एसपी रेणु मैडम ने बताया कि आंकड़ों के हिसाब से अगर एनसीआरबी का डेटा को मिलाया जाए देश भर के या 31 शहरों का, उन आंकड़ों में देहरादून का परफॉर्मेंस मतलब एवरेज से बहुत ऊपर है। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ आधारित है आपके परसेप्शन के आधार पर है। दूसरा इसमें सामाजिक भिन्नताएं भी होती हैं कि आर्थिक अगर लोगों से पूछा जाएगा, जो गाड़ियों से चलते हैं कार से चलते हैं उनका परसेप्शन लेवल उन महिलाओं का अलग होगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा। इसमें रैंडम सैम्पलिंग की बात की आती है कि आपने किस तरह से लोगों को ऑनलाइन सेलेक्ट किया, कि उनको कॉल की या वीडियो कॉल करके या उनसे इंटरेक्ट करके किया। अगर जैसे जो लोग मॉल कैफ़े या इस जगहों पर जाते हैं, लेट नाइट तक जाते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे उनका परसेप्शन लेवल बताने का अलग होगा, और जो लोग कभी कभी निकलते हैं अपने घरों से उनका परसेप्शन लेवल या उनके विचार अलग होंगे।
तो इस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं कि क्या धारणा और वास्तविक अपराध आंकड़ों को मिलाया गया है। अपराध आंकड़े की आपने जो एनसीआरबी का जो देश का जो पोर्टल जो जिसमें सभी अपराध आंकड़ों का सभी प्रदेशों के आंकड़े होते हैं, सभी शहरों के आंकड़े होते हैं, क्या उस डेटा को कहीं इसमें लिया गया कि हाँ भाई इस शहर का आंकड़े जो 31 शहर हैं इनमें महिला अपराधों की क्या स्थिति है, महिला अपराधों का कितना अनावरण हुआ है, महिला अपराधों में क्या क्या शिकायतें आई हैं, क्या उन आंकड़ों को एनसीआरबी डेटा जो हमारा ऑफिशियल डेटा है जो है क्या उनसे कहीं भी टैली किया गया? तो वो नहीं किया गया है, सिर्फ ये ओपिनियन बेस्ड है। दूसरा है कि क्या इसमें पर्यटक रीजन है, क्योंकि मैंने क्या कहा अगर यहाँ पर आप 400 लोगों को फ़ोन करेंगे, किसी पर्यटक को अगर यहाँ फ़ोन करते हैं जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, परमानेंट यहाँ का रहने वाला नहीं, कभी कभी आता है यहाँ पर, तो उसका बताने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया अलग होगा, चूँकि वो शहर से वाकिफ़ नहीं होगा इतना, और जो यहाँ का मूल यहाँ रहने वाली बच्चियाँ हैं या महिलाएँ हैं उनका परसेप्शन लेवल अलग होगा। तो इसी सब चीज़ों को लेकर जो निकाला गया कि कहाँ आपने क्या टारगेट ग्रुप में छात्र छात्राएँ थी, सीनियर सिटीजन थे, हाउसवाइफ थी, इसका कहीं से कोई क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं है। तो मैं इस सर्वे पर सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक अंतिम टिप्पणी है, विनम्र टिप्पणी कह सकते हैं इसे आप, कि इन सर्वे का तो सम्मान हम करते हैं, चूँकि एक सर्वे कोई भी प्राइवेट एजेंसी करती है, उसके अपने अपने मानक होते हैं, अपने तरीका होता है। बट अगर इस सर्वे के बारे में वो हमसे शेयर करें, क्योंकि हम इस बारे में अभी लास्ट कंक्लूजन में बताऊंगा, अगर वो शेयर करते हैं कि वो उन्होंने किसको टारगेट किया, किस तरह के बैकग्राउंड के लोगों से पूछा, तो हमारी पुलिसिंग के लिए भी बेहतर होता है, हमारी सरकार या कोई नीतिगत निर्णय लेने में हमें आसानी होती है। अगर हमें पता चलता है कि हाँ भाई छात्र छात्राएं जो स्कूल जाते हैं वो असुरक्षित महसूस करती हैं, या नाइट में जो नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, या सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं, या हमारी हाउसवाइफ्स हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं, या हमारे जो पर्यटक महिलाएं आती हैं यहाँ पर, जो पिलग्रिम्स आती हैं वो असुरक्षित, हमें अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए उस सर्वे से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुलिस उन बिंदुओं पर उठाकर उसको फोकस एरिया बनाकर उसमें और अच्छा हम परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। और कोई अगर नीतिगत निर्णय सरकार के माध्यम से, प्रशासनिक माध्यम से किए जाने हो तो वो भी करेंगे, जहां पर मुझे लगता है कि ये सर्वे सिर्फ एक साइलेंट है और इसका कोई उसको नहीं मिला। तो इसमें मैं चाहूँगा एक बार आप अपना सवाल भी कर लें, लेकिन इसका आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था वो एक ही पर्पस था, जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एजुकेशनल हब है, यहाँ पर लाखों की संख्या में छात्र आते हैं और छात्राएं भी हैं यहाँ पर, और जो विश्वास के साथ यहाँ पर पेरेंट्स अपने घरों से छोड़कर यहाँ देहरादून में एजुकेशनल हब है वहाँ भेजते हैं, आज उनमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की इस नेगेटिविटी के कारण की अनसेफ है। ये बेसिकली सर्वे सेफ्टी का हुआ, अनसेफ्टी का नहीं हुआ कि अनसेफ कौन कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग सेफ है, ऐसे दिखाया गया उनके सर्वे में कि कहीं भी कोई 31 शहरों में कोई भी महिलाएं परसेंटेज के हिसाब देखें तो 81 के बाद से सब लोग अनसेफ ही है। तो मतलब देखा जाए 20%, 30%, 40% अनसेफ है। तो सेफ्टी के मानक के हिसाब से अगर मैं कहूँ इसको प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि ऐसे पेरेंट्स जो दूरस्थ स्थानों में उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, उनके रिलेटिव पढ़ रहे हैं, उनको में कोई पैनिक ना हो। सेकेंड, जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, खासकर जो महिलाएं आती हैं, उनमें कोई पैनिक ना हो कि हम जा रहे हैं देहरादून या कहीं उसको क्रॉस करके जा रहे हैं, लेट नाइट असुरक्षित शहर है, कहीं हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए, तो ये टूरिज्म के लिए सेटबैक ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ क्लैरिफिकेशन आपके माध्यम से जाए। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा ऐसे बहुत लोग हैं जो इस रिपोर्ट्स के आधार पर एक परसेप्शन बना लेते हैं। उस परसेप्शन में क्या है कि अनसेफ्टी के मेजर्स को इस तरह हाईलाइट किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारी लोकल जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो रात को निकलते हैं या कहीं अपने कामों से जाते हैं और जो लेट नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनमें कोई भय आप ना हो, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहे। तो सोशल मीडिया में देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, हमारी टीम ने भी बताया। इसमें थोड़ा सा लास्ट कंक्लूड हो जाएंगे, क्या ऑब्जर्व किया आपने, किस तरह के कमेंट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग वुमेन है, बहनें हैं, कहीं उनमें एक नेगेटिव परसेप्शन ना जाए कि सिटी अनसेफ और उनको रात में काम करने में या उनके रोजगार पे कोई इफेक्ट पड़े। तो मैं चाहता हूँ लास्ट में जो सोशल मीडिया पर रीना आपने देखा है, ये कुछ एक बताएंगे इसमें कमेंट में क्या था, उसमें एक दो जो कुछ याद है। सोशल मीडिया पर भी इस संदर्भ में कुछ महिलाएं इस रिपोर्ट के बेस पे अपना नेगेटिव परसेप्शन शेयर करेंगे। उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के सामने डिटेल रिकॉर्ड रखा गया है कि देहरादून आप लोगों के लिए इतना सुरक्षित है। तो मेरा ऐसा सभी महिलाओं से, सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का नेगेटिव परसेप्शन आप लोग डेवलप ना कीजिए। जो पॉजिटिविटी है उस पर ध्यान दीजिए। देहरादून पुलिस हमेशा आपकी सेवा में सतर्क है। एक क्वेश्चन करना तो आप एक एक करके कर ले, अभी हम आप ही के लिए बैठे। हाँ, एक सवाल ये है कि अधिकांश तौर पर प्राइवेट एजेंसी ही सर्वे करती हैं और इसमें कोई फिजिकल सर्वे नहीं हुआ और उसके बाद में केवल 400 महिलाओं से ही बातचीत की गई है। एनसीआरबीओ के जो आंकड़े हैं उनसे टैली नहीं हुआ है।
तो क्या आप इनसे, इस एजेंसी से आपने बातचीत की है, या फिर उसके बाद में अगर अनसेफ सिटी देहरादून आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट पुलिस विभाग है, उसी की छवि खराब होती है, तो इसमें क्या आप कोई जांच या फिर इनसे कोई इंक्वायरी करवाई? देखिए, इसमें इनसे संपर्क करने का प्रयास, चूंकि विलम्ब इसीलिए हुआ, संपर्क करने का प्रयास किया गया। जो कुछ था उसमें सिर्फ ईमेल का ऑप्शन था। ईमेल के बाद भी रिपोर्ट को हमने सोचा कि डाउनलोड करके वो पढ़ लिया जाए, लेकिन उसमें भी डाउनलोड रिपोर्ट नहीं हुई। फिर अन्य सोर्सेज से हमने जानकारी करी। दो चीज़ें हैं कि आपने एक कोई आंकड़े रिलीज किए हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की अथॉरिटीज से भी एक बार उसको शेयर करना चाहिए था। आंकड़ों का क्या है, ये सेफ और अनसेफ का डेफिनेशन एकदम क्लियर नहीं है। अगर एक तरफ से पढ़ा जाए तो शहरों को दिखाया गया 40%, 50%, 60 और 80 तक खाली सेफ बताया गया है। और तो वो सेफ्टी के हिसाब से बता रहे हैं कि अनसेफ्टी के हिसाब से। तो इसको पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो कोई शहर 80% सेफ है, कोई 70% सेफ है महिलाओं के परसेप्शन में, और नेशनल एवरेज अगर 64 है तो देहरादून 60% सेफ है। तो इसमें क्लियर इसलिए होना चाहिए, कोई भी इसमें अपराध के आंकड़े नहीं लिए गए, क्योंकि इस चीज़ मुझे एकदम क्लियर है। अपराध के आंकड़ों का अगर लिया जाता है इसमें तो महिला अपराधों को जोड़ा जाता, महिला अपराधों की अवेयरनेस जोड़ी जाती, तो जो सरकारी आंकड़े हैं, जो पूरे देश भर के आंकड़े कंपाइल होते हैं, उसमें देहरादून अन्य शहरों, जो 31 शहर हैं, उनमें काफ़ी ऊपर और बेहतर स्थिति में आज की डेट में है। तो कहीं ना कहीं इनको नोटिस देकर हमारी टीम के द्वारा एक बनाया गया, जो एसपी के नेतृत्व में, इनको नोटिस देख के बुलाया जाएगा। चूंकि प्राइवेट एजेंसी ने ऐसा कोई आंकड़े जारी किए हैं जिससे एक पैनिक सिचुएशन बहुत सारे शहरों में क्रिएट हुई, मैं देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें क्लियर करें वो। और अपराध के आंकड़े नहीं लिए हैं तो उस परसेप्शन को क्लियर करें। दो आंकड़े जो मुझे पता चला लिए गए हैं, जिसमें एक बताया गया है कि पुलिस पेट्रोलिंग, तो मैंने पहले ही क्लियर किया, 33% ऑफ महिलाएं पुलिस पेट्रोलिंग से देहरादून में संतुष्ट है। जो 31वां जो पहला शहर दिखाया गया कोहिमा, वहां पर सिर्फ 11% दिखाया गया कि महिलाएं वहां की संतुष्ट हैं पुलिस पेट्रोलिंग से। ये भी एक बड़ा चौंकाने वाले तथ्य पता चले। दूसरा लिखा गया है कि पब्लिक हैरेसमेंट, मतलब और समाज जो आम रास्तों में, आम उसमें नेशनल एवरेज है 7% ऑफ महिलाएं इससे ग्रसित है, जो आम हैरेसमेंट होता है लोगों का पब्लिक वे में, उसमें 7% एवरेज बताया गया, जिसमें देहरादून को बताया गया सिर्फ 6%, जो भी नेशनल एवरेज से नीचे है। सिर्फ दो ही ऐसे आंकड़े दिखाई दिए मुझे जो पुलिस के उससे थे। बाकी उन्होंने क्या परसेप्शन, सब्जेक्टिव चीजें ली है। मैंने खुद कहा कि किसी व्यक्ति से अगर सवाल जवाब हाँ या ना मिल जाएगा तो उसका आंसर दूसरा होगा, और एक क्वेश्चन करके मैंने उसको फ्री छोड़ दिया कि आप अपनी चीजें बताइए, तो हो सकता है उसका आंकड़े दूसरे निकलेंगे। क्योंकि 31 शहरों का ये आंकड़े आए हैं, 31 शहर वो सारी राजधानी और बड़े बड़े शहरों और छोटे शहर से कनेक्टेड है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक अगर होती है तो वो अपराध आंकड़ों को, हर एंगल को उसमें लेना चाहिए। क्योंकि किसी, जिस तरह अभी बताया हमारे सीओ मैडम ने, कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी एक पैनिक बटन दबा है, और उस पैनिक बटन के कारण मुझे लगता है कि हमें ऐसे सर्वे आते हैं, हमें पॉजिटिव उसका एंगल अगर आता है तो वो ज़्यादा सोसाइटी में इम्पैक्ट डालता है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट को हम ज़्यादा हाईलाइट करें तो कहीं ना कहीं हमारे, मैंने आपको बार बार कहा कि एजुकेशनल सिटी भी है, टूरिस्ट सिटी भी है, और उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या इस पर कार्रवाई करेंगे सर? देखिए, इसीलिए मैंने कहा उनको नोटिस देकर, जो भी टीम है इस पर सर्वे किया, जिस कॉलेज ने या कोई यूनिवर्सिटी का नाम भी आ रहा है उसमें, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, और जिस कंपनी ने किया है उनके साथ टाई अप करके, तो डेफिनेटली हम उनको बुलाएंगे कि आपने एक सर्वे किया है और एक शहर को आपने उसमें चिन्हित किया है, चाहे सेफ में किया हो 60%, चाहे 40% अनसेफ में कहा हो, तो हमसे भी शेयर करें, जिससे कि हम उस थ्रस्ट एरिया को हमें पता चले कि कहाँ पर महिलाएं किस वर्ग की, किस तरह की, किस आयु की, किस प्रोफेशन की, किस तरह की, जैसे मैंने 4-5 वर्ग बताए, सीनियर सिटीजन है कि वो बच्चियां स्कूल कॉलेज गोइंग है, कि वो वर्किंग है, कि नॉन वर्किंग है, तो एटलीस्ट हमारी पुलिसिंग या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको हम उस पर फोकस कर पाए। अब उनके उस जवाब पर, उनसे मिलने के बाद क्या वो जवाब देते हैं, इसके बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं फर्दर एक्शन के बारे में सोच पाऊंगा। सर इसमें ऐसा भी है, देहरादून जो है बहुत छोटा शहर है और बहुत नज़दीक सारे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल है, आने जाना है। क्या इसमें ये भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि इन्होंने उनसे बात करी है या सिर्फ शहर वालों से बात करी है? अब देखिए, जो अभी हमारी टीम ने ये निकाला था कि क्या एक पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल मिलके हम जो सर्वे करते हैं, डोर टू डोर करते हैं, कॉलेजेस में जाके करते हैं, मॉल्स में करते हैं, सिनेमा हॉल में करते हैं, या हॉस्पिटल में, मतलब एक अलग अलग जगहों पर जाके करते हैं, देहात में करते हैं, शहर में करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। जब आप ये सिर्फ फ़ोन के माध्यम से क्लियर है, जो उन्होंने पता किया है, बताया गया कि ये फ़ोन से, टेलीफोन के माध्यम से या ऑडियो वीडियो, मतलब आपसे
से हम वीडियो के माध्यम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक टीम ने सर्वे किया और या फ़ोन करके आपको किया। तो ये सर्वे फिजिकली मिलकर अलग अलग एरिया में जाकर, अब चूंकि फ़ोन से बात कर रहे हैं तो ये भी क्लियर नहीं होता कि सैंपल सर्वे वो देहात का है, वो हाउसवाइफ है या क्या है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। अगर कोई दूर स्थान पर कहीं रहता है तो डेफिनेटली उसका जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो शहर के बीच में रहता है उसकी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कम होती है। जो डेली नाइट में अपने जॉब पे जा रहा है उसको यूज टू, उसको फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं होती कि हम डेली जाते हैं डेली आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कभी कभी निकलता है उसकी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो ये अभी क्लियर नहीं, जब वो नोटिस देने के बाद जब आते हैं तो डेफिनेटली मुझे भी चीज़ें क्लियर होंगी कि उनका सैंपल सर्वे किस पर था। कप्तान साहब, एक सवाल है कप्तान साहब, आप लोगों की टीम ने क्या ये सुनिश्चित किया है कि जिन 400 महिलाओं को उन्होंने टारगेट किया है या उनको सुनिश्चित किया है उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है? कोई अभी आधार उसमें नहीं है, चूंकि सर्वे में या तो मेंशन होता है कि हमने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को किया, हाउसवाइफ को किया, हमने वर्किंग वुमेन को किया, हमने सीनियर सिटीजन लेडीज को किया, हमने टूरिस्ट को किया, तो कहीं कोई उस पर डिफ्रेंसिएशन नहीं है। क्यों? जैसा उसमें केवल ये लिखा है कि 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं का सर्वे। अब वो कौन सा वर्ग है या कहाँ के शहर है या देहात क्षेत्र है वो स्पष्ट नहीं है। तो 400 देहरादून की है, ये कंफर्मेशन क्योंकि अब ये रिपोर्ट इसका इसलिए है कि 12,770 लोगों का 31 शहरों में 12,770 लोगों का इंटरव्यू किया गया ड्यूरिंग ड्यूरिंग और उसके। तो हमने एक एवरेज निकाला कि 31 को अगर हम मान लेते हैं कि 12,000 से डिवाइड करेंगे तो 400 ज़्यादा नहीं आएगा। हो सकता है वो 350 भी हो सकता है, हो सकता है 450 भी हो सकता है, हो सकता है 425 भी हो सकता है। अच्छा, ये 400 सर एक सवाल बड़ा ये ऐसा कि 12,000 से जो आपका गौरा ऐप है, जैसे आपने कहा कि उसमें 1.25 लाख उसमें एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है, तो सवाल ये है कि क्या सिक्योरिटी की थ्रेटिंग है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है? समझा नहीं आपका सवाल। मेरा यही सवाल है कि क्या सिक्योरिटी को लेकर के कोई ऐसा सिचुएशन बन रही है कि महिलाएं जो शिकायत करा रही हैं? देखिए, जैसा भी कॉल वाली बात बताई कि जो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है कि जो गौरव शक्ति है उत्तराखंड में है, वो इसीलिए बनाया गया था कि महिलाएं अपनी सीधे अपनी शिकायतों, मतलब अगर उसको रजिस्टर्ड कर लेती तो अपनी शिकायत डायरेक्ट कर सकती हैं, और उनको अगर कोई इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें पैनिक बटन का भी है जिससे वो कॉल इमरजेंसी पहुंच जाएगी। तो 1,25,000 उसमें एक अच्छी बात आपने बात दिलाई कि उसमें लिखा है कि ऐप बेस्ड आधारित उसको यूज करने के लिए महिलाओं का पूछा गया शिकायतों का, और वो देहरादून का कम बताया गया, जबकि पूरे देश में 1.25 लाख तो खाली गौरव शक्ति ऐप में रजिस्टर्ड, इसमें 16,000 कुछ महिलाएं से देहरादून से रजिस्टर्ड है जिनके पास फ्रीडम है कि वो उस पैनिक बटन के थ्रू या अपनी शिकायतों को डायरेक्टली उसमें कम्युनिकेट कर सकती है जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है। तो शिकायतें, और मैंने कहा जैसा भी बताया एसपी रेनू ने कि कंट्रोल रूम में इन्होंने डेटा को चेक किया कि भाई हमारी जो 10 से 12,000 शिकायतें एक महीने में देहरादून में 112 पर आती हैं, किसी भी रूप में एक्सीडेंट की हो, झगड़े की हो, छोटे मोटे मामलों की हो, कभी फेक सूचना होती है, चाहे ट्रैफिक को लेकर होती है। उसमें जो डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा महिला अगर कोई शिकायत आई है वो 18% है पूरे, अगर 10 से 12,000 में एक महीने की, उस 18% में 10% ज़्यादा से डोमेस्टिक की है, मतलब पति पत्नी में झगड़ा होना, परिवार में गृह क्लेश होना, या पति का शराब पीकर हंगामा करना, या अड़ोसी पड़ोसी में इस तरह होना। तो देखा जाए तो वो भी शिकायतें ऐसी नहीं है जो ईव टीजिंग या छेड़खानी की बसों में या कहीं किसी वर्क प्लेस पर, तो देखा जाए वो सारी डोमेस्टिक है मोस्टली। तो सर इसमें कोई असुरक्षा वाली कोई ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं आई कहीं से आज तक? देखिए, इसको एकदम नगर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसी नहीं आई जिस तरह का प्रोजेक्शन हो रहा है कि महिलाएं जा रही रात को छेड़खानी हो रही उनके साथ, तो डेफिनेटली उसमें केस रजिस्टर्ड हो जाता है। और या उनके साथ कोई टीजिंग हो रही, उनके साथ कोई बदतमीजी की जा रही है, या ये रिकॉर्डेड, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें, चाहे वो सुरक्षा जो गौरव शक्ति ऐप की बात करें 1.25 लाख लोग रजिस्टर्ड है, चाहे हम कंट्रोल उनकी सूचनाओं को करें, तो ये परसेप्शन हमारे डेटा से एकदम मैच नहीं करता जैसा प्रोजेक्शन इसमें आया है। जो महिला कांग्रेस है, महिला कांग्रेस जो है इसी रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उन्होंने खुद ट्वीट किया है, इसको लेकर समर्थन भी किया है। शायद वो ट्वीट आप लोग पढ़ने, पर्सनल ट्वीट जो मैडम ने किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम एक प्रोग्राम में वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइटेड थे। प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों का इनाग्रेशन और इनाग्रल किया जाता है, और ये भी मेंशन किया गया इस ट्वीट में, आपको शेयर कर देंगे कि ये जो प्राइवेट एजेंसी द्वारा किया गया ये इनका व्यक्तिगत मत है,
जैसे हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, हमसे भी बहुत बार लोग अपनी बुक रिलीज करा लेते हैं, तो उस बुक रिलीज को अगर मैं करता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि जो बुक के सारे कंटेंट है या जो उसकी कहानी है या जो उसका सोर्स है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। इसी प्रकार है जैसे हम किसी होटल रेस्टोरेंट में जाके किसी इनॉग्रेशन कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का फूड जो है एकदम सही है और वो नहीं। तो एक किसी प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम में एक औपचारिकता होती है, लोग तरह तरह की चीज़ों को रिलीज करते हैं या बुक्स को रिलीज कराते हैं या कोई ऐप रिलीज कराते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी ऑथेंटिसिटी को या वो है। मैंने शुरू में इसलिए कहा था कि ये सर्वे कहीं से भी सरकारी नहीं है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के किसी भी एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया, जैसा मुझे राज्य महिला आयोग की मैडम के द्वारा भी बताया गया। ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे है जो किसी 2-3 यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन से कुछ स्टूडेंट और रिसर्च वालों ने किया है। सर, इस के बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। 30 से 30% महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़े हैं सर। तो और 2024 का हमारे पास डाटा नहीं है, ये आरटीआई का डाटा है, तो हम ये जो सर्वे आया है इस पर हम क्यों विश्वास ना करें? देखिए, ये इस पे क्राइम के आंकड़ों को लिया नहीं गया है, तो आप जो क्राइम की इसमें कह रहा हूँ कि क्राइम के आंकड़ों का सर्वेक्षण है ही नहीं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है जो 400-350 महिलाओं से सब्जेक्टिव पूछा गया, किनसे पूछा गया वो भी नहीं क्लियर है। इसमें क्राइम के आंकड़े नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ, आप चाहे तो जब वो आएंगे तो आपका इंट्रैक्शन करा दूंगी। 100% आपने चेक कर लिया, इसमें क्राइम के आंकड़ों पर कहीं कोई सर्वेक्षण नहीं है। सर, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा जांच में पाया गया तो? कोई ऐसी देखिए, अब एक प्राइवेट संस्था ने किया है उसको, तो उनके भी अपने कुछ मानक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जैसा मुझे लगता है। तो एक बार जब नोटिस देने के बाद हम उनसे वार्ता कर लेंगे या हमारी टीम जाके उनसे वहां मुलाकात करती है, तो डेफिनेटली हमारा पर्पस 2 चीज है कि इस आंकड़ों से क्या प्रदर्शित करना है, मतलब क्या उसका आउटकम क्या है, टारगेट ग्रुप कौन सा है, उस टारगेट ग्रुप में हमें भी शेयर किया जाए कि किन 350-400 लोगों से देहरादून में बात की गई, जिससे कि हम भी उन तक पहुंच सके और हम भी उनसे जान सके कि उनका अगर उनकी कोई शिकायत है या प्रॉब्लम या सुरक्षा की भावना है तो किस तरह की है। तो बेसिकली पर्पस यही है कि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर देश के कोने कोने से बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं, बच्चियां आती हैं और उनके पेरेंट्स में कोई पैनिक बटन ना है। ये सर्वे अनसेफ्टी को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं, सेफ्टी ऑफ वुमेन को प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसा मैं समझ पाया हूँ, बट इसका सोशल मीडिया में ट्रांसलेशन उल्टा होकर अनसेफ्टी में ले आया है। इसका ये सिर्फ प्रोजेक्शन हुआ है कि सेफ्टी के हिसाब से, जबकि सेफ्टी और सिक्योरिटी 2 इश्यूज है, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी शहर सेफ नहीं महिलाओं के लिए, जैसा देखा जाए जो नंबर 1 पर है उससे लेकर नंबर लास्ट तक का जो देखा जाए, तो इसका मतलब कोई भी शहर सेफ नहीं है। तो इसीलिए उन कारणों को जानना इनसे जरूरी है कि आपने किन टारगेट ग्रुप से पूछा है, जिससे कि पुलिसिंग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या जनता की जो महिलाएं हैं उनकी अपेक्षाओं में हम सुधार कर सकें, जो अभी तक क्लियर नहीं है। जो सोशल मीडिया पर यूज कर रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई? देखिए, अब कोई भी रिपोर्ट रिलीज हुई है, चूंकि एक सेंसेशनल खबर बनती है तो उस खबर के हिसाब से लोग शेयर कर रहे हैं, जैसा अभी सीओ रीना ने बताया इसमें कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनसे ये भी कनेक्टेड होंगे, चूंकि लेडी अफसर भी हैं, बहुत सारे ऐसे गर्ल्स से भी कनेक्टेड हैं, कॉलेजेस में भी जाती हैं, तो वो क्वेश्चन इनसे भी गर्ल्स पूछ रहे हैं। मैंने आज इसीलिए वीडियो यूपीएस की और बहुत सारी बच्चियों की मंगाई थी, और सबका कहना है कि हम तो यहाँ फ्रीली अपने घर से दूर आ रहे हैं, हम तो लेट नाइट भी जाते हैं, हम तो एक्सकर्शन टूर्स में भी जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो ये परसेप्शन क्यों डेवलप किया गया अचानक से कि अनसेफ है। उसमें बहुत सारी गर्ल्स का भी देखेंगे आप, मैंने वीडियो लेके यूपीएस में भी गर्ल्स का भी था और कॉलेज ऑफ गोइंग गर्ल्स का भी था, और जो पीजीज में रहती हैं लेट नाइट कहीं खाना खाने अपने दोस्तों के साथ भी जाती हैं, तो ये उनका कहना है कि ये परसेप्शन बना कैसे। तो जब हम पॉजिटिव परसेप्शन बनाते हैं तो पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव जाता है। तो मेरी आपसे भी अपील है कि इस चीज़ों को थोड़ा सा आप भी इसको एनालिसिस करें, उसको समझें, और जो चीज़ सही लगती है उसी हिसाब से उसको आगे प्रसारित करें। अच्छा, तो आप आखिर में ये बता दीजिए कि आप क्या आश्वासन देंगे, मतलब उत्तराखंड, मतलब देहरादून पुलिस क्या आश्वासन देगी? देखिए, अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये सर्वे आंकड़ों पर नहीं था इसलिए मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूँ। आंकड़ों के हिसाब से अगर जाएंगे एनसीआरबी के डेटा पर या किसी सरकारी एजेंसी पर, तो वो वेल बियॉन्ड किसी भी सिटी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है महिला सुरक्षा में है। बट आश्वासन मैं यही दूंगा कि ये सेफ्टी ऑडिट का एक सर्वे, प्राइवेट सर्वे है, ठीक है, और लिमिटेड है। फिर भी मैं अपील करूंगा जो हमारे
बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, चाहे वर्किंग वुमेन हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, और उनसे भी करूँगा जो अन्य प्रांतों में जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, चाहे वो जॉब के लिए यहाँ पर हो, चाहे किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए यहाँ पर हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। यहाँ इतने मेजर्स जैसे बताया कि CCTV कवरेज से शहर को कर रखा है, 112 की सुविधा इतनी है कि आप कोई भी फोन करके अटेंड होता है। रिस्पांस टाइम भी बता दूं, ये भी निकाल लिए, ऑफिशियल फिगर बता दूं, 13 मिनट 22 सेकंड के अंदर रिस्पांस टाइम है। 10,000 के ऊपर कॉल का इस महीने का, जो अगस्त के महीने का हमारा रिस्पांस टाइम है, तो ऑफिशियल है, ठीक। तो इतना मिनिमम रिस्पांस टाइम है, 13 मिनट में हमारी कोई ना कोई चीता मोबाइल या कोई ना कोई पुलिस किसी भी टेलीफोन कॉल पर, खासकर महिलाओं की और आती है तो उस पर अटेंड करते हैं। तो अगर जिस शहर में इतनी उसमें रिस्पांस टाइम हो, वो भी 10,000 प्लस कॉल में इसी महीने का बता रहा हूँ मैं, अगस्त का, तो डेफिनेटली उनको कहीं वरी होने की जरूरत नहीं, चाहे वो यहाँ निवासी हों, चाहे यहाँ टूरिस्ट के रूप में आते हैं, और चाहे उनके बच्चे यहाँ पर कोई प्रोफेशनल कोर्स या पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ। तो वाइट भी देनी है।